स्क्रीन विजिबल है सभी साथियों को? जी यस सर। शैली पे हम लोग काम कर रहे हैं। बायोग्राफी पढ़ ली है हमने शैली की। जो इनके जनरल वर्क्स हैं सारे, लगभग जो पब्लिक डोमेन में वर्क हैं उनको सीरियल वाइज हम लोगों ने जनरा वाइज पढ़ लिया है, पोएट्री पढ़ लिया है। ये चीज भी ध्यान रखने वाली बात है कि कौन कौन से जो है जनरा जो है इन्होंने अपनी राइटिंग में यूज किया है। तो पोएट्री है मतलब पोइट हो गए, ड्रामा है तो ड्रामाटिस्ट भी हो गए, फिक्शन है तो नॉवलिस्ट भी हो गए, प्रोज है इनका तो एसियस्ट भी हो गए हैं, थर्ड पोज भी है तो एसियस्ट भी। मतलब इनके विषय में अगर पूछा जाए तो उससे पीवी शैली पोइट है, एसियस्ट है, ड्रामाटिस्ट है और नॉवेलिस्ट है। 4 चीजें हैं। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन फॉर्म किया जा सकता है। हम जो है ये भी देखें कि कौन-कौन सी चीजें आगे करें। चैटबॉट भी लिखे इन्होंने, ट्रांसलेशन भी कई किए और इनकी खुद की वाइफ के साथ में कई कोलैबोरेशन वर्क लिखे जिसमें जो है हिस्ट्री ऑफ अ 6 वीक टूर, ये जो है वर्क बहुत फेमस है। जो इनके वर्क हैं उसमें क्वीन माब है पहला, दूसरा जो है आता है एलास्टर द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, फिर द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम और फिर ओज़ीमेंडियास। अगला जो वर्क है ओज़ीमेंडियास, इसके विषय में रिटन डेट्स इसमें जो है 1817 है, पब्लिश डेट जो है 1818 है। एंशिएंट इजिप्ट बेस्ड ऑन अ स्टैच्यू ऑफ रैमसेस सेकंड, ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। ओज़ीमेंडियास जो है रैमसेस सेकंड एक कैरेक्टर, एक स्टैच्यू था, उस पर आधारित ये वर्क है। सोनेट फॉर्म में ये है ए बी ए सी टी सी टी ई एफ 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 ई एफ, ये इसकी राइम स्कीम है और सोनेट फॉर्म में है। अयाम्बिक पेंटामीटर माना जाता है ये है। एक ट्रेवलर है इसमें और एक ओज़ीमेंडियास है। ओज़ीमेंडियास क्या है? रामसेस सेकंड का जो स्टैच्यू है उसे कैरेक्टर के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। लुक ऑन माय वर्क्स, ये माइटी एंड डिस्पेयर, मेरे कार्यों को देखो हे शक्तिशाली, हे माइटी और निराश हो जाओ। मतलब जो हमने किया है कुछ ऐसा ऐसा हमारे एक्टिविटीज हैं वो जीवन में खुशहाली नहीं आई, एक सैडनेस ला रहे हैं। तो वही कह रहे हैं लुक ऑन माय वर्क्स ये माइटी एंड डिसअपीयर, मुझे निराश कर देते हैं आपके ये एक्टिविटीज। टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन सैंड्स इन द डिजर्ट, रेगिस्तान में 2 विशाल और दृढ़विहीन पत्थर की टांगे खड़ी हुई है। ये उसी रैमसेस के स्टेच्यू के विषय में ये लाइन बोली गई है। नथिंग बिसाइड्स रिमेन राउंड द डिके, कुछ और नहीं बचा। चारों तरफ जो है, चारों ओर जो है सब कमी हो रही है, डिके हो रहा है, क्षय हो रहा है। A commentary on the impermanence of the power and human achievement, हैरोल्ड ब्लूम बताते हैं it is a masterful of exploration of the futility of human ambitions। टीएस इस वर्क को प्रेज करते हैं। ओज़ीमेंडियास is a timeless meditations on power, legacy, inevitables, decay, human grandeur। नेक्स्ट वर्क है लव्स फिलॉसफी, 1819 में लिखा जाता है, 1820 में पब्लिश होता है। पास्टोरल सेटिंग इसकी है और फिलॉसफिकल और म्यूजिक ऑन लव चीजें इसमें दिखाई गई हैं। स्टेंजा फॉर इसमें 2-8 लाइन, मतलब ऑक्टो क्या बोलते हैं ऑक्टेव, 2 ऑक्टेव इसमें है, ए बी सी डी। ट्रोकाइक टेट्रामीटर का इसमें यूज किया गया है। स्पीकर और नेचर पर्सोनिफाइड किए गई, कुल मिलाकर 2 कैरेक्टर यहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं। फेमस लाइन की अगर हम बात करें, द फाउंटेन्स मिंगल्स विद द रिवर्स, झरने नदी से मिल जाते हैं, ये इसकी लाइन है। नथिंग इन द वर्ल्ड इज सिंगल, संसार में कोई भी अकेला नहीं है। जमीन जो है आसमान की जो है तरफ देखती रहती है और आसमान जो है क्षैतिज में जाके जमीन से मिलता है, उसकी तरफ देखता है। सूर्य जो है
पृथ्वी को देखता है, पृथ्वी की पूरी गरिमा को निहारता है और चंद्रमा जो है समुद्र की नीलिमा को निहारता है। यहाँ पर है कोई एक अकेला नहीं, सब जो है संसार में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वही लाइन है, एंड द सनसाइड क्लैप्स द अर्थ एंड द मून बीम्स किस द सी। और सूरज की किरणें धरती पर आलिंगित करती हैं और चंद्रमा की किरणें समुद्र को चूमती। फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन ऑन द इंट्रोकॉन्सिस्टेंटनेस ऑफ नेचर एंड लव। एफ.आर. लेविस जो है इसका प्रेज करते हैं और विलियम एम्पसन जो है इसे ब्यूटीफुल फ्यूजन ऑफ नेचर एंड द रेमिटेड लॉन्गिंग मानते हैं। Love's philosophy is a delicate exploration of the love, blending romantic hearing with the harmony of nature. अब जो वर्क आपके सामने आता है ये बहुत ही बढ़िया वर्क इनका एक प्रकार से मास्टर वर्क माना जाता है। मैग्नम ओपस वर्क है ओड टू द वेस्ट विंड। 1819 में ये वर्क आता है, 1820 में पब्लिश होता है और इंस्पायर्ड बाय द ऑटम विंड सेट इन नेचर रिप्रेजेंटेटिव चेंज एंड रेवोल्यूशनरी। जो ऑटम विंड है आटम की, वो जो है यहाँ पर परिवर्तन और क्रांति का द्योतक बन करके इसमें दिखाया गया है। स्टेंजा फॉर्म इसमें 5 कैंटोज हैं 14th लाइंस के। तर्जा राइमा में लिखा गया है। ABA, BCD, CDC, DED और EE इसकी राइम स्कीम है। आयाम्बिक पेंटामीटर इसका मीटर है। द स्पीकर एक पॉइंट है और वेस्ट विंड के बीच में यहाँ पर कन्वर्सेशन हो रहा है। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाउ ब्रीट ऑफ ऑटम्स बीइंग। तुम जो है जंगली पश्चिमी हवा या तेज चलने वाली पश्चिमी हवा, तुम तो पतझड़ के अस्तित्व की सांस हो। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। बहुत फेमस लाइन है। यदि सर्दी आ रही है तो क्या बसंत दूर हो सकता है। मतलब आज अगर परेशानी है, ऐसा नहीं है कि परेशानी रही, परेशानी खत्म हो जाएगी, अच्छे दिन आ जाएंगे। ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स लाइक विदर्ड लीव्स द वीकेंड न्यू बर्थ। बहुत फेमस लाइन्स हैं विलियम उसके पीवी शैली की। मेरी मरी हुई सोच को प्रचंड इसमें फैला दो, जैसे कि सूखे पत्ते नई जिंदगी को जन्म देते हैं। ये ओस्ट विंड का ओड वेस्ट विंड को जो है आवाहन करते हुए शैली एक ओड लिखते हैं। पावरफुल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर विंड का दिखाया गया है। F.R. लेविस जो है इसको इट इज ए मास्टरपीस ऑफ रोमांटिसिज्म बताते हैं। किसको बताते हैं? ओड टू द वेस्ट विंड को। F.R. लेविस। हैरोल्ड ब्लूम, कोई कुछ कह रहा? हैरोल्ड ब्लूम called it one of Shelley's finest work, particularly of the exploration of the transformation and regeneration। तो उसमें जो है शैली के फाइनेस्ट वर्क बताते हैं हैरोल्ड ब्लूम, और लेविस जो है इसको मास्टर ऑफ रोमांटिसिज्म का वर्क बताते हैं। किसको बताते हैं? ओड टू द वेस्ट विंड को। अगला वर्क है द मास्क ऑफ एनार्की। 1819 में ये वर्क लिखा गया। 1832 काफी दिन के बाद जो है पब्लिश होता है। पॉलिटिकल पोएम रिटन आफ्टर द पीटरलू मास्करे। पीटरलू मास्करे के बाद जो है ये वर्क लिखा जाता है। क्वार्टेट में है ये, ए बी और ए बी इसकी राइम स्कीम है। वायरिंग मीटर इसका है और कोई फिक्स मीटर इसका नहीं है। कभी कभी इसका आयाम्बिक मीटर, पेंटामीटर और टेट्रामीटर जैसी यहाँ पर राइम स्कीमें लिखी जा सकती है। थॉमस द अप्रेस्ड पीपल ऑफ इंग्लैंड, उसको जो है ये वर्क डेडिकेट किया गया है। वर्क क्या है? द मास्क ऑफ एनार्की है। एनार्की, होप एंड अ ड्रीमर द पोएट। यहाँ पर एक ड्रीमर के रूप में पोएट है और एनार्की को और होप को जो है यहाँ पर एज ए कैरेक्टर के रूप में पर्सोनिफाइड किया गया है। राइज लाइक ए लाइन आफ्टर द सनबर्न। सिंहों की तरह जागो और अगेय संख्या में आगे बढ़ो। यू आर मेनी दे आर फ्यू। तुम अनेक हो वे थोड़े हैं। शेक योर चेन्स टू अर्थ लाइक ड्यू। अपनी जंजीरों को ओस की तरह धरती पर गिरा दो। Shelley strongest political statement advocating for non-violent resistance against tyranny। जो शैली थे इनके वैसे विचार रेडिकल समाज के विरोध में नहीं थे, लेकिन समाज में जो है
जो टायरेनी होती थी, जो मोनार्की थी और जो उस समय पोप का और जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थे उनके अगेंस्ट हमेशा जो है शैली की विचारधारा रही है। पॉल फूड जो है कॉल्ड द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल पोएम ऑफ एवर रिटन। आज तक जितनी भी पॉलिटिकल पोएम्स लिखी गई उन सबसे सुपर है। कौन-सी पोएम है? मास्क ऑफ एनार्की। 19 में आता है, 32 में ये पब्लिश होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। कीट्स ने जो है इसमें कीट्स के जो बोल्डनेस है इसमें है दिखाई गई उसको एडमायर किया है। द मास्क ऑफ एनार्की इज अ clarion call for the non-violent resistance and the critique of the political oppressions. नेक्स्ट वर्क है जूलिया एंड मेडलो। काफी इंपॉर्टेंट वर्क ये हो सकता है क्योंकि ये इस बायोग्राफिकल टच इसमें दिया गया है। 1819 में जो है वर्क ये लिखा जाता है, 1820 में जो है 24 में ये वर्क आता है। वेनिस बेस्ड ऑन अ डायलॉग बिटवीन द शैली जो कि जूलियन के नाम पे से यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है कैरेक्टर, बायरन जो कि मेडलो के नाम से यहाँ पर डिपिक्ट है। आपसे पूछ सकता है कि जूलियन और मेडलो दो कैरेक्टर कौन है? शैली और कीट्स हैं, बायरन और कीट्स हैं, या भी जो है कीट्स और बायरन है। इस तरह से अगर चीजें बना दे तो मामला फंस सकता है। हीरोइक कपलेट में लिखा गया है, डबल ए डबल बी इसकी राइम स्कीम है और मीटर इसका आयामिक पेंटामीटर है। मेडलो और जूलियन इसके मेन कैरेक्टर हैं और यहाँ पर कुछ जो है थोड़ा एक्साइटमेंट जो है एक मानियक रिफ्लेक्शन इसमें देखने को मिलता है। मोस्ट रेड men are cradled into the poetry by wrong. They learn in suffering what they teach in song. यहाँ पर राइम में मैच कर रही है। मतलब है सबसे दयनीय लोग गलतियों से कविता की ओर प्रेरित होते हैं, वे पीड़ा में देखते हैं, वे गीत में सिखाते हैं। मतलब कहने का मतलब जब किसी को कष्ट होता है तभी जो है पोएट्री निकल करके आती है और उस गीत में जो है कुछ डिपिक्ट करते हैं, बहुत चीजें सीखते भी हैं। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड फाइंड फॉर व्हाट इज नॉट। हम अतीत और भविष्य में देखते हैं, जो नहीं है उसके लिए परेशान होते हैं और तड़पते रहते हैं। ही इज मैड, सर इट इज ट्रू। हम्म। सर ये जो बी लुक बिफोर एंड आफ्टर वाली लाइन है ये मुझे उसकी लग रही है ओ टू ए स्काई लार्क की शायद। चलो देख लेंगे इसको, देख लेंगे। कहीं देख लेना सर एक बार इसको ठीक है, शायद। इसको देख लेंगे। ही इज मैड, इट इज ट्रू, बट समटाइम्स मैडनेस, क्योंकि ओरिजिनल पूरा तो टेक्स्ट पढ़ा नहीं गया है, वहां से जो इम्पोर्टेंट चीज लगी तो हो सकता है इधर से उधर कुछ हुआ होगा तो हम चेक करके कल इसको क्लियर कर देंगे। ही इज मैड, इट इज ट्रू, बट समटाइम्स मैडनेस इज द हाईएस्ट विजडम। वो पागल है, यह सच है, लेकिन कभी कभी पागलपन सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। जैसे जब भी कोई आज तक के आविष्कार हुए हैं दुनिया में तो नॉर्मल व्यक्ति ने उसको किया नहीं है जब तक कि उसके पीछे कोई एक पागलपंती किया नहीं, पागल बन के जब तक लगा नहीं। बुद्धिमान और पागल में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता, छोटी सी लाइन होती है, क्रॉस हो गया पागल है, वहां तक रहे तो बुद्धिमान है, लेकिन लक्षण लगभग जो है मिलने जुलने लगते हैं इस लेवल पर आकर के। तो किसी भी टारगेट की तरफ अगर बढ़ रहे हैं तो थोड़ा जो है वहां पर आपको पागलपंती दिखानी पड़ती है। एक फिलोसफिकल डायलॉग इसमें दिखाए गए हैं, फेट, मैडनेस और ह्यूमन सफरिंग को इसमें दिखाया गया है। टी.एस. Eliot consider it the thought provoking at the melancholic exploration of human nature. टी.एस. Eliot का हर कमेंट जो है किसी भी वर्क पर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। हैरोल्ड ब्लूम ने जो है इसको प्रेज किया है, इंटेलेक्चुअल डेप्थ इसमें जो दिखाई गई है, फिलोसफिकल इंक्वायरी जो इसमें करी गई है, ये एक प्रशंसा की चीजें हैं। जूलियन एंड मेडलो इज एक्सप्लोरेशन ऑफ द ह्यूमन डिस्पेयर, फेट एंड इंटेलेक्चुअल डिबेट। अगला जो वर्क है आपका वो है टू आई स्काईलार्क। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट इनका वर्क है। 1820 में आता है और 1820 में ही पब्लिश हो जाता है। इसमें जो है एक स्काई लार्क का सॉन्ग है, नेचर को डिपिक्ट किया गया है। एक जो है 5 लाइन स्टैंजा इसमें दिखाया गया है। ए बी बी इसकी राइम स्कीम है। ट्रोकाइक मीटर इसमें आपको देखने को मिलता है। स्पीकर है और स्काई लार्क, उसके बीच में एक जो है मेटाफिजिकल टाइप का कन्वर्सेशन यहाँ पर दिखाया गया है। शुरुआत ही होती है हेल द प्लिथा प्लिथ स्पिरिट, जो बर्ड ताउ नेवर नेट, जो खुशी की प्रसन्नता की जो चिड़िया हो, स्पिरिट हो, जो आत्मा हो, तुम्हें जो है हम
जो है स्मरण करते हैं या तुम्हें जो है हम प्रणाम करते हैं, फिर उसका जो इन्वोक करते हैं ये। तुम्हें प्रणाम, प्रसन्न आत्मा, पक्षित तुम कभी नहीं थे, तुम तो एक प्रसन्न आत्मा हो। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड फाइंड फॉर व्हाट इज नॉट। हम अतीत में भविष्य को देखते हैं जो उसके लिए ये सही बात है, ये इसी के उसमें चिपक गई है यहाँ पर। समझ रहे हैं? ये जो है यस इस सर। वाली इस वाली लाइन से उस वाली लाइन में चली गई, ये वाला देखो, ये उठ के वहां से वहां चली गई, ये इसी की लाइन है, इसको यहाँ से जो है काट दीजिए। ठीक, इसको काट देते हैं। काफी प्यारी लाइन है कि हम भविष्य में के लिए अतीत और भविष्य में देखते हैं और जो है नहीं उसके लिए परेशान होते हैं। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल अस सैडेस्ट सॉन्ग। ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे सबसे मधुर गीत वही है जो सबसे दुखद विचारों को व्यक्त करते हैं। पता चला कि जगजीत सिंह का लगा लिया तो फिर मजा आने लगा। गुलजार के गाने बड़े मजे आते हैं, मोहम्मद रफी के। द स्काईलार्क became a symbol of poetic inspiration of transcendent beauty and untouched by the human suffering। क्रिटिकल कमेंट्स में मैथ्यू अर्नल्ड का एडमायर करते हैं इस पोएम को, इसकी क्लैरिटी के लिए, कंसीडरिंग इट्स वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट शॉर्ट पोएम इन इंग्लिश। पूरे इंग्लिश में सबसे जो बढ़िया पोएम मानी जाती है तो उनके हिसाब से इसे ही मानी जाती है, अर्नल्ड के हिसाब से। कीट जो है इसके लिरिकल क्वालिटी को लेकर के काफी प्रेज करते हैं और इसकी इमोशनल डेप्थ को भी वो एडमायर करते हैं। टू अ स्काईलार्क सेलिब्रेट द प्यूरिटी ऑफ नेचर एंड द transcendence of the artistic spirit, offering a contrast between human suffering and the joy of the natural world। लास्ट वर्क जो है आज का सेशन का हम लोग देख लेते हैं, द क्लाउड 1820। 1820 में पब्लिश रिटर्न दोनों डेट है। पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर किया गया है क्लाउड का। एक्सप्लोरिंग द नेचुरल साइक्लिंग ऑफ द साइक्लस ऑफ द एलिमेंट्स। स्टेंजा फॉर्म इसमें इरेगुलर स्टेंजा है और इसकी जो राइम स्कीम है वो कोई फिक्स नहीं है, ये जो है डिफरेंट स्तर पर आपको चेंज इसकी राइम स्कीम मिलेगी। मीटर इसका भी कोई फिक्स नहीं है, कहीं पर राइमिंग मिल जाती है, कहीं पर मीटर है ही नहीं। तो ये भी नहीं कह सकते फ्री वर्स है और ये भी नहीं कह सकते कि मीटर इसमें है नहीं। द क्लाउड एक पर्सोनिफाइड किया गया है, एक मेन कैरेक्टर के रूप में है। आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर। मैं पृथ्वी और जल की पुत्री हूँ, लाइन ध्यान रखना है। एंड द नर्सलिंग ऑफ स्काई, और आकाश की शिशु। आई साइलेंटली लाफ एट माई ओन इन सेनोटाफ। मैं चुपचाप अपनी समाधि पर हंसती हूँ। सेनोटाफ समाधि पर हंसती हूँ। आई चेंज बट आई कैन नॉट टाइम। मैं बदल सकती हूँ पर मैं मर नहीं सकती। एक इटर्निटी के विषय में ये बताया गया है एज ए क्लाउड। मेडिटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड द cyclical nature of life using vivid imagery the personified of cloud। हैरोल्ड ब्लूम जो है called it rich and a multi-layered metaphor for the cyclic life of death। इसको जो है हैरोल्ड ब्लूम जो है इसको मल्टी लेयर्ड मेटाफर पोएम मानते हैं। F.R. Lewis praised this playful act profound the exploration of the natural process। The cloud offered a vivid portrait of the nature's cycles filled with lyrical beauty and the philosophical insight। तो आज के सेशन में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे का हम लोग देखेंगे एडोनिस। एक उनका बढ़िया वर्क है और फेमस वर्क है, किड्स पर ये बेस्ड है, उनको एक डेडिकेटेड है, इलीजी है। इसके विषय में हम लोग कल के सेशन में मीन्स नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे।